हेलो फ्रेंड्स, एग्री जीपीबी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अगेन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग जो है 400 फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीजन द टोटल क्रोमोसोम नंबर विल बी। तो देखिए, माइटोसिस के बाद जो भी सेल बनती हैं, जो डॉटर सेल बनती हैं, उनमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो पेरेंट सेल के समान ही होती है। यहाँ पे अगर एक कोई सेल है जो कि पेरेंट सेल है और डिवाइड होकर के दो सेल बना रही है, तो इनमें जो क्रोमोसोम की संख्या होगी ये पेरेंट सेल के समान ही होगी। जिस सेल में डिवीजन हो रहा है उसको हम पेरेंट सेल बोलते हैं, और जो डिवाइड होकर के सेल बन रहे हैं उनको हम डॉटर सेल बोलते हैं। तो सपोज दैट अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो 46 क्रोमोसोम यहाँ पर भी होंगे, क्योंकि माइटोसिस के द्वारा जो है सोमैटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब माइटोसिस जो होता है वो हमको सोमैटिक सेल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो हमारी हाथ पैर की कोशिकाएं हैं या फिर जो पौधों की अगर बात करें तो रूट्स हैं, लीफ हैं, स्टेम हैं, ये सब जो कोशिकाएं हैं ये सब सोमैटिक सेल्स होती हैं, और इनके जो है डिवीजन में माइटोटिक सेल डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोसिस में जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो सेम होगी। अब हम लोग जान लेते हैं जो माइटोसिस है, ये माइटोसिस किसने डिस्कवर किया था। तो माइटोसिस को डिस्कवर किया गया था फ्लेमिंग के द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा 1879 में माइटोसिस को डिस्कवर किया गया था, माइटोटिक सेल डिवीजन को डिस्कवर किया गया था। माइटोसिस जो टर्म है ये जो है फ्लेमिंग के द्वारा ही 1882 में प्रपोज किया गया था। 1882 में जो है इनके द्वारा माइटोसिस टर्म को दिया गया था। अब देखिए, जो माइटोसिस होता है ये 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोफेज। माइटोटिक डिवीजन की बात कर रहे हैं। प्रोफेज, फिर मेटाफेज, और फिर एनाफेज, और नेक्स्ट जो है टीलोफेज होता है। ठीक है, एनाफेज और इसके बाद टीलोफेज होता है। टीलोफेज। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि सबसे लंबी अवस्था माइटोटिक सेल डिवीजन की कौन सी होती है। तो प्रोफेज होती है। सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? प्रोफेज होती है। और सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? एनाफेज होती है। सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज, सबसे छोटी अवस्था एनाफेज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से माइटोसिस से पूछा जाता है कि अगर क्रोमोसोम के नंबर की स्टडी करना है और क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी की स्टडी करना है तो कौन सी जो है माइटोसिस की फेज सबसे सूटेबल रहेगी। तो मेटाफेज जो है सबसे सूटेबल रहेगी। मेटाफेज सबसे सूटेबल रहेगी क्रोमोसोम के क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी और क्रोमोसोम के नंबर के लिए। जबकि अगर क्रोमोसोम के शेप की स्टडी करना है तो उसके लिए एनाफेज जो है सूटेबल स्टेज रहती है। क्रोमोसोम के शेप के लिए एनाफेज, और क्रोमोसोम के नंबर एंड मार्फोलॉजी के लिए मेटाफेज जो है सबसे सूटेबल फेज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आप जो है अरेंज करिए माइटोसिस की जो अलग अलग फेजेस हैं उनको सिक्वेंसली अरेंज करिए। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन इसके बाद टीलोफेज, PM80। ठीक है, तो ये होता है सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि हमने बताया सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज है, इसके बाद जो है मेटाफेज ही आएगी। तो सबसे लंबी अवस्था कौन सी हो गई? प्रोफेज। इसके बाद मेटाफेज ही आएगी, और इसके बाद फिर कौन सी आएगी? टीलोफेज आएगी। देन सबसे छोटी अवस्था कौन सी आएगी? एनाफेज आएगी। तो ये सीक्वेंस भी जो है आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है कि आप जो है माइटोसिस सेल डिवीजन की अलग अलग जो स्टेजेस हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। सबसे बड़ी प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर टीलोफेज, देन उसके बाद एनाफेज। तो ये भी आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो है देखिए, माइटोसिस जो हम यहाँ बात कर रहे हैं तो माइटोटिक सेल डिवीजन की एम फेज की बात करें, लेकिन कोई भी सेल जब डिवाइड होती है तो अपने आप को पहले प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए। सबसे पहले होती है प्रिपरेटरी फेज, और प्रिपरेटरी फेज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। तो पहले इंटरफेज आती है, इसके बाद माइटोटिक फेज आती है, और फिर अगेन जो है इंटरफेज आती है, फिर माइटोटिक फेज आती है। ये साइकिल लगातार चलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। जिसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। अब सेल साइकिल जो है इसमें हमने माइटोसिस को तो डिस्कस कर लिया। इंटरफेज में देखिए 3 फेजेज होती हैं, G1, S और G2।
G1S और G2। G1 में क्या होता है, G1 फेज में आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। G1 फेज में आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, ये आपसे पूछा जाता है। एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है और G2 फेज में आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और ऐसे एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है जो कि माइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइटोटिक सेल डिवीजन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे एंजाइम्स, उनका भी फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ऐसी कोशिकाएं जो कि डिवाइड हो चुकी होती है, मैच्योर्ड सेल जो होती है, वो G0 स्टेज में चली जाती हैं और ऐसी कोशिकाओं को क्यूसेंट सेल बोलते हैं। ऐसी कोशिकाओं को क्यूसेंट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा सकता है कि मैच्योर्ड सेल या फिर डिवाइडेड सेल जो होती हैं वो किस स्टेज में होती हैं, वो G0 स्टेज में होती है। इनको हम बोलते हैं क्यूसेंट सेल। क्यूसेंट सेल अगेन जो है डिवाइड कर सकते हैं कैसे, जैसे अगर कोई इंजरी हो जाता है, जैसे आपको चोट लग जाती है, तो वहाँ की कोशिकाएं अगेन जो है डिवाइड होकर के नई नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे जो है घाव भर जाता है, वुंड जो है भर जाता है। तो क्यूसेंट सेल अगेन जो है एक्टिव हो भी सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट इनएक्टिव होती हैं, लेकिन मैच्योर्ड सेल हमेशा G0 में होती हैं और ये क्यूसेंट सेल कहलाती है। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो माइटोसिस के ऑलमोस्ट जो स्टेप्स हैं उनको हमने जो है डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ईच सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड एक्सेप्ट। तो देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट में आपको पता है कि क्या होता है, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियर होता है और पोलर न्यूक्लियर जो होता है ये 2n होता है। बाकी यहाँ पे एक एग सेल होता है, इसके दोनों तरफ जो है सिनर्जिड सेल होती हैं। यहाँ पे 3 जो है एंटीपोडल सेल होती हैं। तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये जो है 2n होता है, बाकी सब ये जितने हैं सब क्या है, हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई को हम डिफिनिटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ईच मैच्योर एंथर हैज। तो देखिए, मैच्योर एंथर के पास 4 पोलन सैक होते हैं। हालांकि ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि एंथर जो है कभी कभी मोनोथीकस भी होता है कुछ स्पीसीज में, जैसे कि आपको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में जो है मोनोथीकस एंथर देखने को मिल जाता है मालवेसी फैमिली में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 ही पोलन सैक होंगे। अगर एंथर जो है डाइथीकस है तो एक थीका में मोस्टली 2 जो है पोलन सैक होते हैं। तो इस तरीके से एक मैच्योर एंथर में आपको 4 पोलन सैक देखने को मिलते हैं। तो 4 पोलन सैक ये जो मिलते हैं, यहाँ पे पीएमसी होती है, पोलन मदर सेल होती है, और यही पोलन मदर सेल जो है डिवाइड होकर के माइक्रोस्पोर और इसके बाद जो है माइक्रोगैमीट का निर्माण करते हैं, मतलब मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया अभी डाइथीकस का कॉन्सेप्ट, मोस्ट ऑफ दी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें आपको डाइथीकस कंडीशन ही देखने को मिलती है, मतलब एक एंथर्स में आपको 2 जो है थीका देखने को मिलते हैं और प्रत्येक थीका में 2 पोलन सैक होते हैं। यहाँ पे जो है पीएमसी होती हैं, पोलन मदर सेल होती हैं, और ये 2n होती है। पोलन मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट होता है और इसके बाद मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस फर्स्ट से जो है 2 यहाँ पे हैप्लॉइड सेल बन जाती हैं और इसके बाद मियोसिस सेकेंड होता है तो 4 जो है हैप्लॉइड सेल इस तरीके से बन जाती हैं और ये मैच्योर होकर के माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। इनकी सेल जो है थोड़ी सी थिक हो जाती है और ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। चारों जो है अलाइव होते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेगा स्पोर बनते हैं उनमें से 3 जो है डीजनरेट हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे 4 जो है जो भी बनते हैं ये 4 अलाइव होते हैं। और ये इसके बाद क्या है, इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस पहली एक माइटोसिस होगी, इसके बाद 2, मतलब डबल माइटोसिस यहाँ पे होता है। ठीक है, माइटोसिस सेकंड नहीं कहते हैं इसलिए क्योंकि मियोसिस में हम फर्स्ट सेकंड बोलते हैं, यहाँ पे माइटोसिस 1 एंड माइटोसिस 2 बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सपोज दैट एक जो है यहाँ पे माइक्रोस्पोर ले लिए ये हैप्लॉइड, तो यहाँ पे माइटोसिस होगी और माइटोसिस जो होती है इसके न्यूक्लियस में होती है, इंटरनल माइटोसिस होती है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस से यहाँ पे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब ये जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो जाता है और ये रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस हो जाता है। इसके बाद अगेन जो है रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस में माइटोसिस होती है और यहाँ पे 2 जो है जर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है और एक जो है ट्यूब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन पहले से रहता ही है।
तो ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है ये जब पॉलन जर्मिनेट करता है तो ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जबकि जर्म न्यूक्लियस में जो ये दो न्यूक्लियस हैं, एक न्यूक्लियस एग सेल को फर्टिलाइज करता है जिससे जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा जो जर्म न्यूक्लियस है ये जो है इंडोस्पर्म या फिर पोलर न्यूक्लियस को फ्यूज करता है, डिफिनेटिव न्यूक्लियस को फ्यूज करता है जिससे इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड हमने जो है कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, तो उसको आप देख सकते हैं। ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईच मेगा स्पोर मदर सेल फाइनली प्रोड्यूसेस। तो प्रत्येक मेगा स्पोर मदर सेल जो है ओनली वन मेगा स्पोर को बनाती है। ये जैसा कि हमने आपको बताया कि जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है ओव्यूल में जो है मेगा स्पोर मदर सेल देखने को मिलती है। ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल देखने को मिलती है, और इस ओव्यूल के अंदर जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये ट्विन होती है, और यहाँ पे फिर क्या होता है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट होगी तो इससे दो हैप्लॉइड सेल बन जाएंगी। इसके बाद जो है चार हैप्लॉइड सेल इस तरीके से बन जाएंगी, जैसा कि अभी हमने जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखा। इसमें से तीन जो है ये डिग्रेड हो जाएंगी, क्योंकि मेगा स्पोर जो होते हैं ये बड़े होते हैं और माइक्रो स्पोर छोटा होता है, तो यहाँ न्यूट्रिशन की ज़्यादा जरूरत होती है, तो एक ही को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है। तीन जो है डिजनरेट हो जाती हैं, तीन जो है एक प्रकार से डेड कर जाती हैं, एक ही जो है बचती है। तो ये एक केवल मेगा स्पोर बचता है, और ये इस एक मेगा स्पोर में 3 बार माइटोसिस होता है। जब 3 बार माइटोसिस होता है तो यहाँ पे 1 से 2, फिर 2 से 4 और फिर 4 से 8, 8 न्यूक्लियस इस तरीके से बन जाते हैं, और ये जो है अलग अलग तरीके से अरेंज हो जाते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है। इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, ये पोलर न्यूक्लियस या फिर डिफिनेटिव न्यूक्लियस हो जाता है, ये एक्सेल हो जाता है, सिनर्जिड सेल हो जाती हैं, और ये तीनों जो है एंटीपोडल। तो इस तरीके से कुल मिला के 8 जो है यहाँ पे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं मेगा गैमिटोफाइट या फिर फीमेल गैमीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ईच पॉलन मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड सेल्स एज ए रिजल्ट ऑफ। तो अभी हमने आपको बताया है कि जो पॉलन मदर सेल होती है इसमें मियोसिस होता है, जिससे जो है 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद जो है माइटोसिस होती है, जिससे इंटरनल एक प्रकार से जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ट्यूब न्यूक्लियस बनता है और जर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। समझ गए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ईच स्टेमन इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू। तो जो स्टेमन होता है यहाँ पे हम जो है डिस्कस किए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। ये जो है इस तरीके से आप देखते हैं फ्लावर के अंदर ये थैलेमस होता है, ये ओवरी होता है, स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है। इस तरीके से यहाँ पे आपको स्टेमन देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला पार्ट होता है ये होता है गाइनोइशियम का पार्ट, ठीक है। हालांकि गाइनोइशियम पिस्टिल से मिलकर बना होता है और पिस्टिल जो है कार्पेल से मिलकर बना होता है, ये हमने आपको बताया है। कार्पेल मिलकर के पिस्टिल बनाते हैं, पिस्टिल मिलकर के गाइनोइशियम बनाते हैं। गाइनोइशियम मतलब फीमेल पार्ट होता है, और ये स्टेमन जो है ये कई स्टेमन मिलकर के एंड्रोइशियम बनाते हैं। एंड्रोइशियम जो होता है ये मेल पार्ट होता है। तो ये जो आपको स्टेमन देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्टेमन में होता क्या है, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है अगर डाइथिकस कंडीशन है। तो ये दो थीका हो गए, यहाँ पे इस तरीके से जो है सैक होते हैं, पॉलिन सैक, ठीक। तो ये जो होता है ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। और यहाँ पे ये जिससे जुड़ा होता है ये कनेक्टिव कहलाता है, और ये जो है एंथर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव, तो तीनों चीज़ें होती हैं, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाई। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, ये कोल एंड रस्का के द्वारा डेवलप किया गया था 1931। 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कोल एंड रस्का के द्वारा डेवलप किया गया था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये क्यों यूज होता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर को व्यू करने के लिए जो है यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको व्यू करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका मैग्निफिकेशन पावर जो होता है ये 10 मिलियन टाइम्स होता है, 10 मिलियंस टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर होता है। अब चूंकि हमने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में जान लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है
जिसमें कि हम कहते हैं कि केवल एक ही जो है आईपीस होता है, आईपीस लेंस होता है। अगर एक से अधिक आईपीस लेंस है तो फिर हम उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है ये एंटोनी वान लीeuwenhoek के द्वारा 1670 के दशक में बनाया गया था, और इसमें जो है इन्होंने सिंगल कॉन्वेक्स लेंस को जो है यूज किया था ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए। ये एंटोनी वान लीeuwenhoek के द्वारा डिस्कवर किया गया था। एंटोनी वान लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। इन्होंने जो है बैक्टीरिया, स्पर्म सेल, ब्लड सेल्स, इन सभी की स्टडी किया था। यही जो अपना ये सिंपल माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था उसी की मदद से। अब हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, किसने बनाया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जैसा कि हमने आपको बताया, जब एक से अधिक जो है आईपीस लगे होंगे, लेंस लगे होंगे, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो है हैंस नाम के वैज्ञानिक थे, एंड हैंस एंड जेंसन, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जेंसन, हालांकि इस तरीके से होता है JENSSEN, जेंसन, ठीक है, यहाँ पे EES। तो जेंसन जो है इन्होंने 1590 के दशक में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाया था। 1590 के दशक में कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था, लेकिन इसको इम्प्रूव किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसको इम्प्रूव किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। 1665 में जब जो है रॉबर्ट हुक ने सेल की स्टडी की थी और सेल नाम भी दिया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है सेल की डिस्कवरी भी की गई थी और सेल नाम भी दिया गया था। हालांकि जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था वो जो है नॉन लिविंग सेल थी, लेकिन लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है वो एंटोनी वान लीeuwenhoek के द्वारा की गई थी 1671 में। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1671 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, जबकि नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अब जो है हम लोग नेक्स्ट माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, तो ये किस तरीके का माइक्रोस्कोप होता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है कि हम ट्रांसपेरेंट या फिर अनस्टेन्ड स्पेसिमेन जो होते हैं हमारे, मतलब जैसा कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं या फिर हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, तो वहाँ स्पेसिमेन जो भी जिस ऑब्जेक्ट को हमको देखना होता है उसकी हम स्टेनिंग करते हैं। लेकिन फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में हमको स्टेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। हम किसी भी लिविंग सेल को बिना स्टेन किए ऑब्जर्व कर सकते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में। तो ये इसका जो है इसकी ब्यूटी है, इसकी इसकी जो है स्पेसिफिकेशन है। इसको डिस्कवर किसने किया, इसको इन्वेंट किसने किया, तो इसको इन्वेंट किया था फ्रीड्स, ये थे साइंटिस्ट, एंड इनको बोलते हैं फ्रीड्स जर्निके, ठीक है, फ्रीड्स जर्निके, ये एक ही वैज्ञानिक का नाम है फ्रीड्स जर्निके। फ्रीड्स जर्निके, तो इन्होंने डिस्कवर किया था 1930 के दशक में। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1953 में। 1953 में इनको इसके लिए जो है नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि एक ऐसा जो है माइक्रोस्कोप ये था जहाँ पे हमको स्टेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली जो है हम लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट एनी स्टेनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट अब एक और माइक्रोस्कोप हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप क्या होता है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में हम फ्लोरेसेंट डाई का यूज करते हैं, और फ्लोरेसेंट डाई का जब यूज करते हैं तो कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है हमको लाइट इमिट करता हुआ दिखता है, और बहुत ही स्पष्ट रूप से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जो सेल के अंदर डीएनए या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उनको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के थ्रू। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के थ्रू हम डीएनए या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को जो है हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम फ्लोरेसेंट डाई का यूज करते हैं, जिससे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लाइट को इमिट करते हैं, लाइट को जो है इमिट करते रहते हैं, तो ये स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ये इन्वेंट हुआ था 20वीं सेंचुरी में, एंड इसको जो है मॉडर्न यूज इसमें जो है एक प्रकार से किया गया 1950 के दशक में, ठीक है। मॉडर्न तरीके से इसको जो है यूज किया गया, इंक्रीज हुआ इसका यूज जो है 1950 के दशक में। इसके बाद नेक्स्ट जो है माइक्रोस्कोप की हम बात करते हैं। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप जो है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप।
या फिर कॉनफोकल लेजर माइक्रोस्कोप इसको बोलते हैं। कॉनफोकल लेजर माइक्रोस्कोप इसको बोलते हैं। ये एक प्रकार का स्कैनिंग माइक्रोस्कोप होता है, तो इसको हम लोग कभी कभी कॉनफोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। ये डेवलप किया गया 1950 से 1980 के दशक में। 1950 से 1980 के दशक में जो है ये डेवलप किया गया माइक्रोस्कोप। अब इसका जो है एडवांटेज क्या है, यहाँ पे हम लेजर लाइट का यूज करते हैं, या फिर हम जो है यहाँ पे ऑप्टिकल सेक्शनिंग करते हैं, और 3D इमेज जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं। इस माइक्रोस्कोप की मदद से हम 3D जो है इमेज देख सकते हैं कॉनफोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, तो कॉनफोकल माइक्रोस्कोप जो है ये हम 3D इमेज को देखने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हम हाई रिजोल्यूशन इमेज जो है देख सकते हैं किसी भी लिविंग या फिर फिक्स्ड सेल या फिर टिश्यू की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चल देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है माइक्रोस्कोप का टाइप है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप जो है इसमें दो तरीके के माइक्रोस्कोप आते हैं। एक आता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, और दूसरा आता है स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप, STM, स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। ये 1980 के दशक में डेवलप किए गए थे। 1980 के दशक में ये डेवलप किए गए थे। ये यूज किए जाते हैं किसी भी इमेज को मैनिपुलेट करने के लिए एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक लेवल पे हम किसी भी इमेज को यूज कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब जो है हमने लगभग सभी माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये नन ऑफ दी एबो जो है ऊपर वाले क्वेश्चन का ये ऑप्शन था। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है इमैस्कुलेशन इज। तो इमैस्कुलेशन क्या है? इमैस्कुलेशन हमने आपको बता रखा है, रिमूवल ऑफ इमेच्योर मेल पार्ट्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर विदाउट डिस्टर्बिंग फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए जब हम मेल सेक्स ऑर्गन को जो है रिमूव करते हैं किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन बोलते हैं, विपुंसीकरण बोलते हैं। हालांकि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को भी कभी कभी रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम ई न्यूक्लिएशन बोलते हैं, हमने आपको बताया है। ई न्यूक्लिएशन जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन को अगर रिमूव करते हैं तो उसको ई न्यूक्लिएशन बोलते हैं। लेकिन जनरली जो है ये इमैस्कुलेशन के अंतर्गत ही कंसीडर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एम्ब्रियोसाइक इज। तो एम्ब्रियोसाइक हमने आपको बताया है कि ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है। एम्ब्रियोसाइक जो होता है ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म इज स्टोर हाउस फॉर जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो एंड इट कंटेन्स। तो यहाँ पे हार्मोन्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं। ऑल ऑफ दी अबव जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडोस्पर्म जो होता है ये एक प्रकार से फूड रिजर्व का काम करता है, जो कि जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे जो है सीडलिंग्स का फॉर्मेशन, नॉर्मल सीडलिंग्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब ये है कि क्या सभी प्रकार के सीड में इंडोस्पर्म पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। ऐसे सीड जिनमें इंडोस्पर्म पाया जाता है तो उनको एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। ऐसे सीड जिनमें जो है इंडोस्पर्म पाया जाता है तो उनको एल्बुमिनस सीड बोलते हैं या फिर इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और जिनमें इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता उनको एग्स एल्बुमिनस सीड जो है बोलते हैं। एग्स एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। ये यहाँ पे गलत हो गया। एग्स एल्बुमिनस सीड जो है सीड बोलते हैं। तो एग्स एल्बुमिनस सीड और एल्बुमिनस सीड ये कौन कौन से ऐसे सीड होते हैं? एल्बुमिनस सीड को हम लोग इंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे, एग्स एल्बुमिनस सीड को हम लोग नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। तो एल्बुमिनस सीड में जो जितने भी मोनोकॉट होते हैं जैसे सीरियल्स वगैरह हैं, तो ये सभी किस में आएंगे? एल्बुमिनस सीड में आएंगे। इसमें इंडोस्पर्म देखने को मिलता है। एग्स एल्बुमिनस में सीड में क्या होता है कि यहाँ पे डाइकॉट आते हैं। डाइकॉट जैसे कि पल्सेज वगैरह आप देखते हैं, ठीक है। तो डाइकॉट में पल्सेज वगैरह, मोनोकॉट में आपके सीरियल्स वगैरह आएंगे। मोनोकॉट एल्बुमिनस होते हैं, डाइकॉट जो है नॉन एल्बुमिनस मोस्टली होते हैं, या फिर एग्स एल्बुमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो यहाँ पे अब फूड रिजर्व कौन करेगा? तो यहाँ पे कॉटिलीडन के अंदर जो है फूड रिजर्व होता है। यहाँ पे कॉटिलीडन के अंदर जो है फूड रिजर्व देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सेक्स इन प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाई। तो पौधों में जो सेक्स है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ये हमसे जो है पूछा जा रहा है। तो ये जैसा कि आप हमने कई वीडियो में बताया भी है, कैमेरेरियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो कैमेरेरियस ने इसको डिस्कवर कैसे किया? एक्चुअली कैमेरेरियस ने जब मेज में जो है वर्क किया तो इन्होंने देखा कि अगर हम पॉलन ग्रेन्स की डस्टिंग जो है सिल्क पे नहीं करते हैं, फीमेल पार्ट पे नहीं करते हैं, तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इन्होंने जो है ये फिर ऑब्जर्वेशन किया कि यहाँ पे सेक्सुअल एक प्रकार से जो है रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब मेल जो है फीमेल को फर्टिलाइज कर रहा है और इसके बाद जो है सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेक्स जो है कैमेरेरियस ने ही डिस्कवर किया था 1694 में। प्लांट्स में सेक्स का जो एक प्रकार से डिस्कवरी है, ये कैमेरेरियस नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रासबर्गर। तो स्ट्रासबर्गर जो है आपको पता है कि इन्होंने मियोसिस पे भी काम किया था। स्ट्रासबर्गर ने 1888 में ये रिपोर्ट किया था कि गैमिटोजेनेसिस, मतलब मेल और फीमेल गैमिट बनते समय जो क्रोमोसोम की संख्या है वो पेरेंट सेल के अपेक्षा आधी हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या जो है पेरेंट सेल की अपेक्षा क्या होती है, आधी हो जाती है, जो भी डॉटर सेल बनती है। तो स्ट्रासबर्गर ने ही ये जो है डिस्कवर किया था। इसके बाद आपको ये भी पता है कि क्रोमोसोम को जो है ऑब्जर्व किया गया था हॉफ मिक्सचर एंड नगेली के द्वारा, कार्ल नगेली के द्वारा 1844 में। 1844 में क्रोमोसोम को जो है कार्ल नगेली एंड हॉफ मिक्सचर, ये हमने क्रोमोसोम वाले वीडियो में अच्छे से बताया है। ये ट्रेडेस्केंटिया पे काम कर रहे थे। ट्रेडेस्केंटिया जो है एक फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, वहाँ पे इन्होंने पॉलर मदर सेल में क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था। लेकिन क्रोमोसोम को जो डिस्क्राइब करने का काम है, क्रोमोसोम को अच्छे से डिस्क्राइब किया, वो स्ट्रासबर्गर ने ही किया था। इसीलिए क्रोमोसोम की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो स्ट्रासबर्गर को ही जाता है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया, तो स्ट्रासबर्गर ने ही जो है 1875 में क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। ये अगर पूछा जाता है कि किसने जो है ये बताया कि पेरेंट सेल के अपेक्षा डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है मियोसिस के दौरान, तो ये भी स्ट्रासबर्गर ने ही बताया था। जो गैमीट टर्म है ये भी जो है स्ट्रासबर्गर के द्वारा ही प्रपोज किया गया था। जो गैमीट टर्म है ये 1888 में स्ट्रासबर्गर के द्वारा ही प्रपोज किया गया। तो ये सारे काम जो है स्ट्रासबर्गर के द्वारा किए गए थे। अब डार्विन, डार्विन के बारे में हमने डिस्कस प्रीवियस वीडियो में किया है। डार्विन ने क्या किया था, डार्विन ने एक्चुअली ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की एक क्लासिकल बुक को पब्लिश किया था 1859 में। 1859 में जो है डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की एक क्लासिकल बुक को पब्लिश किया था। इसमें अलग अलग स्पीसीज की जो ओरिजिन है उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया था। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी भी जो इन्हीं के द्वारा प्रपोज की गई थी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान आपको पता है, स्लाइडेन ने प्लांट सेल पे काम किया और स्वान ने जो है एनिमल सेल पे काम किया था। 1838-1839 के दौरान में इन्होंने जो है सेल थ्योरी प्रपोज की थी। सेल थ्योरी में ये बताया गया था कि प्रत्येक जो कोशिका होती है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है कोशिका होती है, और कोशिकाएं जो होती हैं ये पुरानी कोशिकाओं से मिल करके, मतलब डिवीजन से बनती हैं। हालांकि ये जो है सेल थ्योरी में नहीं बताया गया था, लेकिन सेल लिनिएज थ्योरी जो बताई गई थी, सेल लिनिएज थ्योरी, उसमें ये कहा गया था कि जो नई कोशिकाएं बन रही हैं वो पुरानी कोशिकाओं में डिवीजन के थ्रू ही बनती हैं। सेल लिनिएज थ्योरी। आपसे ये भी पूछा जाता है कि सेल लिनिएज थ्योरी किसने प्रपोज किया, तो सेल लिनिएज थ्योरी जो है प्रपोज किया गया था कार्ल नगेली के द्वारा 1846 में। लेकिन इसको प्रूव किया गया था विर्चो के द्वारा, तो क्रेडिट जो है विर्चो को ही जाता है। क्रेडिट जो है विर्चो नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं को जाता है। सेल लिनिएज थ्योरी का जो क्रेडिट जाता है वो विर्चो नाम के एक वैज्ञानिक थे, इनको जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। सेल लिनिएज थ्योरी विर्चो 1853। तो विर्चो ने जो है सेल लिनिएज थ्योरी को दिया एक प्रकार से गिवन बाई, अगर आता है सेल लिनिएज थ्योरी वाज गिवन बाई तो विर्चो 1853। अगर इनिशियली प्रपोज्ड बाई अगर कहता है तो फिर वहाँ कार्नेगी हो जाएगा। इनिशियली प्रपोज किया था आइडिया या फिर किसके द्वारा दिया गया, ये अगर पूछा जाता है तो कार्नेगी हो जाएगा। लेकिन गिवन बाई तो 1853 में विर्चो ने इसको
दिया था, क्योंकि जो प्रूफ हैं सेल लिनिएज थ्योरी के ये इन्हीं के द्वारा प्रपोज किए गए थे। नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु फाउंडेड द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी देखिए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, स्लाइडन एंड स्वान ने जो है ये सेल थ्योरी प्रपोज की थी। रॉबर्ट हुक, जैसा कि हमने बताया आपको, रॉबर्ट हुक ने जो है सेल को डिस्कवर किया था, जो कि नॉन लिविंग सेल। वान मोहल एंड नगेली ने क्या किया था, वान मोहल ने जो है प्रोटोप्लाज्म को डिस्क्राइब किया था 1846 में, और नगेली ने जो है, जैसा कि हमने आपको बताया, सेल लिनिएज थ्योरी को जो है एक प्रकार से प्रपोज किया था। इनिशियली जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो नगेली के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया है, ये ग्रेस लिखा हुआ, ये ग्रीव है, ठीक है, ग्रीव एंड मालपीघी। तो मालपीघी जो आप इंसेक्ट देखते हैं, मालपीघियन ट्यूब्यूल उसमें होता है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मालपीघियन ट्यूब्यूल्स उसको बोलते हैं, ये इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पे ही बन गया मालपीघियन ट्यूब्यूल। तो मालपीघियन ट्यूब्यूल जो होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इंसेक्ट्स में, तो उसको जो है इन्होंने डिस्कवर किया था मालपीघियन ट्यूब्यूल्स को। और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का एक प्रकार से इनको इसीलिए फादर जो है कहा जाता है। ग्रीव जो है, इन्होंने ऐसा पाया था कि जो एंथर्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं प्लांट्स में, ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड हैं ये ग्रीव। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द। तो देखिए, ये जो है बात कर रहे हैं किसकी, क्रॉसिंग ओवर की। और क्रॉसिंग ओवर आपको पता है मियोसिस में होती है, वो भी मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो है मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो है आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। और मियोसिस फर्स्ट में भी आपको प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, प्रोफेज फर्स्ट में। और प्रोफेज फर्स्ट में आपको पता है यहाँ पे अलग अलग स्टेजेज होती हैं। पहली स्टेज होती है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, और दूसरी स्टेज होती है जाइगोटीन, और तीसरी पेचिटीन, और नेक्स्ट डिप्लोटीन। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन, और इसके बाद होती है डायाकाइनेसिस। तो यहाँ पे जो प्रोफेज होता है, माइटोसिस में प्रोफेज शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेज होता है वो कई सब स्टेजेस में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे लेप्टोटीन में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है बिखरे होते हैं, पतले होते हैं। जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस की प्रक्रिया, ये भी आपसे पूछा जाता है कहाँ पे होती है, सिनेप्सिस की प्रक्रिया जो है होती है जाइगोटीन में। अब जब ये पेयर करते हैं तो यहाँ पे पेयरिंग के लिए एक चीज आवश्यक होती है, वो भी यहाँ पे बनती है जाइगोटीन में, जिसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन अगर आपसे पूछ रहा है कहाँ पे होगा, जाइगोटीन में होगा। सिनेप्सिस की प्रक्रिया कहाँ पे होगी, सिनेप्सिस की प्रक्रिया जाइगोटीन में होगी। नेक्स्ट जो है, जब ये साथ में आ जाते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया कहाँ पे होगी, पेचिटीन में होगी। अब यहाँ पे दो क्रोमोसोम जो है आपस में जब पेयर करते हैं तो बहुत ही एग्जैक्ट पास आ जाते हैं, और चूंकि यहाँ पे दो क्रोमोसोम पास में आते हैं, तो ये बाइवेलेंट का एक प्रकार से जो फॉर्मेशन होता है वो जो है कहाँ देखने को मिलता है, ये हमको पेचिटीन में ही देखने को मिलता है। हालांकि सिनेप्सिस तो जाइगोटीन में ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हमको जो है पेचिटीन में देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस है वो भी हमको पेचिटीन में देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है 4 स्ट्रैंड स्टेज में होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड हैं, तो इस तरीके से 2 क्रोमेटिड में कितने स्ट्रैंड हो जाएंगे, 4 स्ट्रैंड हो जाएंगे। तो 4 स्ट्रैंड स्टेज का फॉर्मेशन भी जो है, ये टेट्राड स्टेज स्ट्रक्चर जो बनता है वो भी पेचिटीन में बनता है, और यहीं पे 4 स्ट्रैंड स्टेज में ही क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। अब जो है डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम फिर दूर दूर भागने लगते हैं, जिससे जो यहाँ पे
जो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ पे कुछ जो है इस तरीके से क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको क्याजमेटा बोलते हैं। तो क्याजमेटा का फॉर्मेशन जो है डिप्लोटिन स्टेज में होती है। और क्याजमेटा का टर्मिनाइजेशन, चूंकि ये जब दूर दूर भागते हैं तो क्याजमेटा टर्मिनल पोजीशन पे जो है मूव करता है, तो क्याजमेटा का टर्मिनाइजेशन भी डिप्लोटिन स्टेज में ही होता है। ये जो है आपसे पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायकाइनेसिस में क्या होता है, डायकाइनेसिस में जो है क्याजमेटा का टर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है, और क्योंकि ये प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट स्टेज होती है तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो है मेटाफेज फर्स्ट स्टेज आती है जहाँ पे क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर पे अरेंज हो जाते हैं। ये हमने जो है माइटोसिस एंड मियोसिस का कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसको मैं जो है वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये जितनी स्टेजेस थी रिलेटेड इनको हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। बाकी जो है स्टेजेज आप माइटोसिस मियोसिस का जो भी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके जो है उसमें ये एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे और पूछा जाता है, मैं आपको बताता था। फार्मर एंड मूरे ने जो है मियोसिस टर्म दिया था, फार्मर एंड मूरे ने 1905 में मियोसिस टर्म दिया था, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फार्मर एंड मूरे 1905। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मियोसिस होता है ये किन सेल में होता है, तो रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है या फिर मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में जो है क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है, मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम का रिडक्शन नहीं होता, इसीलिए मियोसिस फर्स्ट को जो है हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है रिडक्शनल डिवीजन किसको बोलते हैं, मियोसिस फर्स्ट को या फिर मियोसिस सेकंड को। तो मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस सेकंड को जो है इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, फ्लावर कलर इन प्लांट्स इज। तो ये फ्लावर कलर जो होता है ये क्वालिटेटिव करेक्टर होता है। क्वालिटेटिव करेक्टर ऐसे करेक्टर होते हैं जो कि सिंगल या फिर फ्यू जीन से निर्धारित होते हैं, और इनको हमको मीजर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम देख करके जस्ट जो है फ्लावर कलर हो गया, लीफ कलर हो गया, ग्रेन कलर हो गया, जस्ट इनको जो है हम देख करके ही बता देते हैं ये क्वालिटेटिव करेक्टर होते हैं। क्वालिटेटिव करेक्टर जो होते हैं चूंकि सिंगल जीन से निर्धारित होते हैं तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ये शो करते हैं, डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। और क्वालिटेटिव करेक्टर जो होते हैं ये इन्वायरमेंट से बहुत कम इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे फ्लावर कलर है ये इन्वायरमेंट्स का इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इनको मीजर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन शो करते हैं, वन या फिर फ्यू जीन से ही ये निर्धारित होते हैं। और इनका जो है अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइजेशन जो है बहुत ही आसानी से किया जाता है, जैसे रेड हो गया, वाइट हो गया, मतलब इनको अलग अलग क्लासेज में जो है आसानी से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। जबकि जो क्वांटिटेटिव करेक्टर होते हैं इनको अलग अलग क्लासेज में क्लासीफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। और क्वांटिटेटिव करेक्टर जो होते हैं ये कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करते हैं। क्वांटिटेटिव करेक्टर के अंतर्गत आता क्या है, जैसे कि ग्रेन यील्ड हो गया, ग्रेन यील्ड पर प्लांट, या फिर नंबर ऑफ टिलर्स पर प्लांट, नंबर ऑफ फर्टाइल टिलर्स पर प्लांट, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर प्लांट, 100 ग्रेन वेट, जिनको तौलना नापना पड़ता है वो सब क्वांटिटेटिव करेक्टर में आते हैं। क्वांटिटेटिव करेक्टर जो होते हैं ये मोर देन 2 जीन से जो है निर्धारित होते हैं, पॉली जीन से निर्धारित होते हैं। यहाँ पे क्वांटिटेटिव करेक्टर्स के इनहेरिटेंस में जितने भी जीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनका सबका जो है क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, एडिटिव इफेक्ट होता है। और क्वांटिटेटिव करेक्टर जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित होते हैं, जैसे यील्ड है, अगर वर्षा कम हुई तब भी ये प्रभावित हो जाएगा, वर्षा ज़्यादा हो गई तब भी ये प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड। तो फ्लावर क्या है, स्पेशलाइज्ड लीफ है, फ्लावर जो है वो स्पेशलाइज्ड लीफ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फ्लावर्स हैविंग बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर सेड टू बी, इनको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। ऐसे फ्लावर जिनमें एंड्रोसियम भी होगा मतलब मेल पार्ट भी होगा और गाइनोसियम भी होगा उनको हम क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। और ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं, जिसमें एक ही होगा तो यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। स्टेमिनेट मतलब मेल हो गया और पिस्टिलेट मतलब फीमेल जिसमें केवल होगा। हर्माफ्रोडाइट का एग्जांपल जैसा कि आप पी में देखते हो, चिक पी में देखते हो, ये सब क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। या फिर जो है आप वीट देखते हैं, बार्ले देखते हैं, राइस देखते हैं, ये सब क्या है, हर्माफ्रोडाइट, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों पार्ट इसमें पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल जैसे कोई भी एक सेक्स हो सकता है, जैसा कि आप जो है देखते हैं पपाया की अलग अलग जो है वैरायटीज़ हैं। या फिर आप देखते हैं जैसे कुकुरबिट्स हैं, कुकुरबिट्स में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है।
तो उसी प्लांट्स पे आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलते हैं, फीमेल अलग मेल अलग, उसमें एक ही होता है। अब उनमें से जो जिनमें केवल मतलब मेल पार्ट होता है उसको स्टेमिनेट बोल देते हैं, जिसमें फीमेल पार्ट होता है जिसको उसको पिस्टिलेट बोलते हैं। इसी तरीके से मक्के में आप देखते हैं, मैंगो में आप देखते हैं, या फिर आप जो है पपाया में देखते हैं। तो जो जिसमें जो है मेल पार्ट होगा उसको स्टेमिनेट बोल देंगे, जिसमें फीमेल पार्ट होगा उसको पिस्टिलेट बोल देंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे दिया है फॉर हार्डी विनबर्ग ला टू ऑपरेट। हार्डी विनबर्ग ला जो है इसको ऑपरेट होने के लिए क्या क्या कंडीशन जो है होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन जो होनी चाहिए वो लार्ज होनी चाहिए, और यहाँ पे ओपन पॉलिनेशन होना चाहिए, और पॉपुलेशन में किसी प्रकार का कोई सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी हार्डी विनबर्ग ला जो है ऑपरेट होगा। हार्डी विनबर्ग ला जो है ये 1908 में हार्डी एंड विनबर्ग के द्वारा प्रपोज किया गया था। हार्डी विनबर्ग लॉ कहता है क्या है, हार्डी विनबर्ग लॉ कहता है कि किसी भी रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में जीन और जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन फिक्स रहेंगी, सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर जो है सिलेक्शन नहीं होता है, माइग्रेशन नहीं होता है, रैंडम ड्रिफ्ट नहीं होता है, या फिर म्यूटेशन नहीं होता है, ये चार कंडीशन अगर नहीं होती हैं तो किसी भी रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में जीन और जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन फिक्स रहेंगी। ये हार्डी विनबर्ग लॉ किसके द्वारा प्रपोज किया गया, 1908 में हार्डी एंड विनबर्ग के द्वारा प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन्स टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो जो नए जीन्स का फॉर्मेशन होता है ये डुप्लीकेशन से होता है। डुप्लीकेशन जो है ये क्रोमोसोम में कोई अगर सेगमेंट है तो वह वो अगर जो है डबल दो बार जो है इस तरीके से एडिशनल जो है क्रोमोसोम सेगमेंट्स, नॉर्मल क्रोमोसोम्स के कंपेरिजन में कुछ एडिशनल अगर क्रोमोसोमल सेगमेंट्स पाया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन बोलेंगे। डुप्लीकेशन को ड्रोसोफिला में जो है ब्रिजेस नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। ड्रोसोफिला की आई पे जो है काम करते हुए इन्होंने डुप्लीकेशन को डिस्कवर किया था। बार आई लोकस पे इन्होंने काम किया था। तो डुप्लीकेशन को ब्रिजेस ने 1919 में जो है डिस्कवर किया था। नए जीन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो डुप्लीकेशन से ही होता है। डुप्लीकेशन कई तरीके के होते हैं, टैंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, डिस्प्लेस डुप्लीकेशन एंड रिवर्स डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। टैंडम डुप्लीकेशन में जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट होता है वो नॉर्मल सेगमेंट के जस्ट जो है पास में ही होता है और सेम ऑर्डर में होता है, जबकि रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन में जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट होता है वो नॉर्मल सेगमेंट के पास ही होगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होगा। डिस्प्लेस डुप्लीकेशन में क्या होता है, जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट होता है वो नॉर्मल सेगमेंट्स से दूरी पे पाया जाता है लेकिन एक ही आर्म पे होगा, दूरी पे होगा लेकिन एक ही आर्म पे होगा, हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। लेकिन अगर ये दूसरी आर्म पे हो गया तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इन्वर्जन को समझ लेते हैं। इन्वर्जन में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वर्जन जो है स्टार्टेवेंट एंड प्लंकेट, स्टार्टेवेंट एंड प्लंकेट के द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था 1926 में। दो वैज्ञानिक थे, स्टार्टेवेंट एंड प्लंकेट। तो 1926 में जो है ये भी ड्रोसोफिला पे ही काम करते हुए इन्वर्जन को डिस्कवर किया था। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे इन्वर्जन जो है दो तरीके के होते हैं, तो पेरीसेंट्रिक होता है और दूसरा पैरासेंट्रिक होता है। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है कि जो इन्वर्टेड सेगमेंट होता है वहाँ पे सेंट्रोमियर जो है पाया जाता है, इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहता है, जबकि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में सेंट्रोमियर जो है इन्वर्टेड सेगमेंट में एब्सेंट होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। जो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होते हैं ये जो है मार्फोलॉजी, क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी को चेंज नहीं करते हैं, जबकि जो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन होते हैं ये क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी को चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये डिटेल में हमने जो क्रोमोसोमल एबेरेशन में डिस्कस किया है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो है कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसडक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन क्या होता है कि यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल का जो है ट्रांसफर होता है, और ये वायरस के थ्रू होता है, ये जो है वायरस के थ्रू होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है, ट्रांसडक्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है दिया हुआ है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, देखिए ये एक प्रकार से पॉइंट म्यूटेशन का पार्ट है। तो एक होता है ट्रांजिशन
ट्रांजिशन और दूसरा होता है ट्रांसवर्जन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ट्रांजिशन में क्या होता है कि यहाँ पे प्यूरिन टू प्यूरिन रिप्लेसमेंट होता है। किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो म्यूटेशन हो रहा है, चूंकि ये पॉइंट म्यूटेशन का पार्ट है, तो प्यूरिन टू प्यूरिन रिप्लेसमेंट होता है या फिर पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन रिप्लेसमेंट होता है। मतलब कोई भी पायरिमिडिन, पायरिमिडिन मतलब जैसे कि आपको पता है थायमिन एंड साइटोसिन, तो साइटोसिन जो है आपका थायमिन से रिप्लेस हो जाएगा या फिर थायमिन जो है साइटोसिन से रिप्लेस हो जाएगा। तो पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन एंड प्यूरिन टू प्यूरिन जो रिप्लेसमेंट होगा, जैसे प्यूरिन में क्या आता है, एडेनिन ग्वानिन आता है, तो एडेनिन जो है ग्वानिन से रिप्लेस हो जाए या फिर ग्वानिन जो है एडेनिन से रिप्लेस हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि पायरिमिडिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से हो जाता है या फिर प्यूरिन का रिप्लेसमेंट पायरिमिडिन से हो जाता है। तो ये एक प्रकार से पॉइंट म्यूटेशन के पार्ट है। नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म मेल गैमीट एंड डिफिनिटिव न्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो जैसा कि हमने अभी प्रीवियस जो है क्वेश्चन में डिस्कस किया है, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ सिस्टम होता है। ये एंटीपोडल सेल होती हैं 3, यहाँ पे एग सेल होता है, सिनर्जिड होती हैं, ये पोलर न्यूक्लियस या फिर डिफिनिटिव न्यूक्लियस होता है। मेल जब स्पर्म यहाँ पे आता है तो ये इसको फ्यूज करता है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है, और इसके बाद दूसरा जो है जर्म इसको फ्यूज कर देता है डिफिनिटिव न्यूक्लियस को, जिसको इंडोस्पर्म बनता है। इंडोस्पर्म 3n होता है और जो है जाइगोट यहाँ पे 2n होता है, क्योंकि ये n था और ये 2n था, तो n मिलकर के यहाँ पे 2n बन गया और यहाँ पे 2n और n मिलकर के 3n हो गया, तो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन्स आर मेड अप ऑफ, तो जीन्स जो है यहाँ पे केवल डीएनए के बने होते हैं, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ हो सकता है, क्योंकि कुछ वायरस होते हैं जहाँ पे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, तो वहाँ पे जो है ये हो सकता है कि जो जीन्स है वो आरएनए का सीगमेंट हो, लेकिन क्योंकि ये एक्सेप्शन ऑलरेडी, ये वायरस जो है क्या है, एक्सेप्शन है, और इनमें अलग से एक एक्सेप्शन है कि सभी वायरस तो आरएनए के होते भी नहीं है। कैलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में डीएनए होता है, तो इस तरीके से हम वायरस को कंसीडर नहीं करेंगे, हम जो है नॉर्मली हम देखेंगे तो यहाँ पे डीएनए ओनली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, तो जेनेटिक्स किसकी स्टडी है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। हेरिडिटी क्या होता है, जितने भी हेरिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन जैसे कि किसी भी एक डिसेंट से रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे किसी भी फैमिली में जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो हमको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। इसको जो है जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में हमने डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे से, तो ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जर्मप्लाज्म। जर्मप्लाज्म का मतलब क्या होता है, जर्मप्लाज्म टर्म जो है वीजमान के द्वारा प्रपोज किया गया था। वीजमान नाम के एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा जो है 1889 में जर्मप्लाज्म टर्म प्रपोज किया गया था। जर्मप्लाज्म होता क्या है, जर्मप्लाज्म का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जब कोई भी ब्रीडिंग करना होता है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अलग अलग वैरायटी जो हमारे पास हम जो कल्टीवेशन कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी जो है मतलब कि उसी स्पीसीज की जितनी भी वैरायटीज़ हैं, लैंड रेसेज हैं, देसी वैरायटीज़ हैं, वाइल्ड जीनोटाइप्स हैं, वो सभी जो है हमारे पास होनी चाहिए, तभी जो है हम किसी भी क्रॉप्स में क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी क्रॉप्स की जो अलग अलग लाइन्स हैं, जैसे उनमें जो है लैंड रेसेज भी होंगी, उनमें जो है एडवांस लाइन्स भी होंगी, उसमें ब्रीडिंग लाइन्स भी होंगी, उसमें जो है देसी वैरायटीज़ भी होंगी, उसमें म्यूटेशन के थ्रू डेवलप भी लाइन्स होंगी। तो ये सब पूरा कलेक्शन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जर्मप्लाज्म। और जर्मप्लाज्म जो है हम जीन ट्रांसफ़र के लिए, क्रॉसिंग हाइब्रिडेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए, है ना, ये इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। जिंजर एंड टर्मेरिक आर एग्जाम्पल ऑफ, तो जिंजर एंड टर्मेरिक जो है ये राइजोम का एग्जाम्पल है, और राइजोम जो होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल होता है। जैसे पोटैटो आप बोलते हो, ये ट्यूबर का एग्जाम्पल है। ट्यूबर भी जो है क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। या फिर हम अगर कॉर्म की बात करें, कॉर्म जो है हमको अरबी कोलोकेशिया में देखने को मिलता है, कोलोकेशिया में, तो ये भी अंडरग्राउंड स्टेम का। बल्ब, बल्ब जैसा कि आपको अनियन में देखने को मिलता है, अनियन एंड गार्लिक में। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम के ही पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। मेंडल इज फेमस फॉर, तो मेंडल किसके लिए फेमस है, इसको बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको हमने बताया है। मेंडल ने जो है
ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया, इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। मेंडल, आपको पता है कि 1822 में जो है इनका जन्म हुआ था मोराविया नामक गांव में। मोराविया कहाँ पे है? ब्रून नामक शहर में। और ब्रून कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया नामक कंट्री में। ऑस्ट्रिया नामक कंट्री में जो है ब्रून है, और ब्रून के पास जो है एक मोराविया नाम का गांव है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। 22 जुलाई 1822 को मोराविया नामक गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। इन्होंने मटर पे जो है 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी किया था। जो 7 कैरेक्टर्स इन्होंने स्टडी किया था उसको हमने जो है अपने आईसीआर नेट के वीडियो में, पहला जो वीडियो है उसमें अच्छे से जो डिस्क्राइब किया, उसको आप देख भी सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन्होंने 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए थे। 7 कैरेक्टर जो है, ये पूछा जाता है कि कितने क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, तो सातों कैरेक्टर्स के जो जीन्स हैं वो 4 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। कुल मिला के 4 क्रोमोसोम इसमें इन्वॉल्व थे। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अच्छा, मेंडल ने 2 लॉ जो है दिए थे, ये भी आपसे पूछा जाता है। मेंडल ने जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रपोज किया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये डाईहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है, यहाँ पे F2 फिनोटिपिक रेशियो जो है 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो जो है F2 जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो वहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:1, 2:4:1, 1:1। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मैंने जो है वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इनके दूसरे ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स ये क्या है? जैसा कि आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है ये होती है, तो इसमें जो है कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। इसमें लाइट चाहिए होती है, CO2 का कंसंट्रेशन चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है, वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, तभी जो है फोटोसिंथेसिस मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पौधों के अंदर, मतलब लाइट से जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, तो इनके लिए इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। लाइट चाहिए होगी, CO2 चाहिए होगा, टेम्परेचर चाहिए होगा, वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए होगी। तो ये जो है, ये प्रकार से क्या है, सब लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। इसको जो है बताया किसने था? ब्लैकमैन ने। इसको बताया था ब्लैकमैन ने। इसी को जो है, ये है आपकी थ्योरी लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। 1905 में जो है F ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो है ह्यूगो डी वरीज के द्वारा प्रपोज की गई थी। ये हमने जो है म्यूटेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो है ह्यूगो डी वरीज के द्वारा प्रपोज की गई थी। म्यूटेशन की जो डिस्कवरी है ये सेठ राइट ने, एक इंग्लैंड के फार्मर थे, 1791 में की थी। इन्होंने जो है मेल लैम्ब में शॉर्ट लेग को देखा था। मेल लैम्ब में, ये भी आपसे पूछा जाता है, भेड़ जो होती है उसके मेल लैम्ब में इन्होंने जो है म्यूटेशन को डिस्कवर किया था। यहाँ पे जो इनके पास जितनी भी भेड़ें थी वो लंबी पैरों वाली थी, लेकिन जो मेल लैम्ब इन्होंने एक देखा था वो छोटे पैरों वाला था। तो इस तरीके से इन्होंने जो है म्यूटेशन को डिस्कवर किया था। सेठ राइट नाम के एक फार्मर थे, इंग्लैंड फार्मर, ठीक है, सेठ राइट। डिस्कवरी जो है इन्होंने की थी। अब ये जो इन्होंने छोटे पैरों वाली जो है भेड़ डिस्कवर की थी, उससे एनकॉन नस्ल की जो है ब्रीड तैयार की जाती है। डार्विन ने जो है म्यूटेशन को स्पोर्ट्स कहा था। डार्विन ने म्यूटेशन को स्पोर्ट्स कहा था, जबकि वान कोलेंकर नाम के एक वैज्ञानिक थे, वान कोलेंकर, वान कोलेंकर, इन्होंने जो है इसको साल्टेशन नाम दिया था। म्यूटेशन को इन्होंने साल्टेशन नाम दिया था। 1900 में जो है म्यूटेशन टर्म ह्यूगो डी वरीज के द्वारा प्रपोज किया। म्यूटेशन थ्योरी जो है इन्हीं के द्वारा दी गई। इन्होंने बताया कि अगर किसी प्रकार का कोई सडन हेरिटेबल चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में तो उसको हम म्यूटेशन कहेंगे। म्यूटेशन जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, मतलब नेचर में स्वतः जो है म्यूटेशन होते रहते हैं, उनका जो रेट होता है वो 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻⁴ तक जो है होता है। तो बहुत ही कम जो है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो स्वतः होते हैं। स्वतः म्यूटेशन कैसे होता है? जैसे DNA रेप्लिकेशन में कोई एरर हो गया, या फिर UV रेडिएशन जो है उनके थ्रू हो गया, हाई टेम्परेचर की वजह से हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन देखने को मिलता है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का जो रेट होता है वो 10⁻⁷ से 10⁻⁴ होता है। म्यूटेशन टर्म जो है 1900 में
ह्यूगो डे या फिर कहीं कहीं पे 1901 भी दे देते हैं। ह्यूगो डे की तरह प्रपोज किया गया था। म्यूटेशन थ्योरी भी इन्हीं की तरह प्रपोज की गई थी। हालांकि म्यूटेशन पे सिस्टमेटिक स्टडी जो है ये टीएच मॉर्गन के वर्क के द्वारा स्टार्ट हुई। टीएच मॉर्गन जिन्होंने ड्रोसोफिला पे काम किया था, व्हाइट आई म्यूटेंट पे इन्होंने काम किया था। तो सिस्टमेटिक स्टडी जो है टीएच मॉर्गन के वर्क के बाद जो है स्टडी हुई। 1910 में जो है टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे व्हाइट आई म्यूटेंट पे इन्होंने काम किया था। इसके बाद जो है एच.जे. मुलर नाम के वैज्ञानिक आए, ये आपसे पूछा जाता है। एच.जे. मुलर, एच.जे. मुलर नाम के वैज्ञानिक, इन्होंने 1927 में म्यूटेशन को इंड्यूस किया एक्सरे के थ्रू। इसमें ड्रोसोफिला में, ये आपसे पूछा जाता है। 1927 में एच.जे. मुलर ने ड्रोसोफिला में एक्सरेज को यूज करके म्यूटेशन को इंड्यूस किया था। मतलब एक प्रकार से एक्सरे का म्यूटाजेनिक एक्शन जो है इन्होंने ही डिस्कवर किया था। इसके बाद जो है स्टैडलर नाम के वैज्ञानिक आए थे। स्टैडलर, स्टैडलर ने 1928 में बार्ले एंड मेज में म्यूटेशन को इंड्यूस किया था एक्सरे के थ्रू ही। हालांकि जो एक्सरे की डिस्कवरी है, ये एक्सरे की डिस्कवरी जो है ये भी आपसे पूछा जाता है। ये एक रोएंटजेन नाम के वैज्ञानिक थे, रोएंटजेन। इन्होंने जो है एक्सरे को डिस्कवर किया था 1895 में। 1895 एक्सरे जो है डिस्कवर किया गया था रोएंटजेन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। तो इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। 1946 में आरबैक एंड रॉबसन नाम के वैज्ञानिकों ने मस्टर्ड गैस का म्यूटाजेनिक एक्शन डिस्कवर किया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं, अभी एक ऑप्शन यहाँ पे और बचा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया था, ये आपको पता है। अच्छा, इससे जो है एक टर्म जुड़ा हुआ है, जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी है ये जो है काफी दिलचस्प कहानी है इसकी। तो इसको, इससे एक टर्म जुड़ा हुआ है सेरेंडिपिटी। तो एक्चुअली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस पे, इसको कल्चर कर रहे थे। और ये जो है वैकेशन के लिए चले गए, मतलब छुट्टी पे चले गए। लैब में जो है स्टेफाइलोकोकस का कल्चर करके जो है ये वैकेशन पे चले गए। लौट करके जब इन्होंने ये आए तो एक मोल्ड जो है, मतलब फंगस हम कह सकते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम जो है फंगस, ये जो है इस कल्चर में आ गया था। जो इन्होंने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का कल्चर किया था, इस कल्चर में जो है एक फंगस आ गया था। और ये फंगस जो है पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि पेनिसिलिन जो है कहाँ से ड्राइव हुआ है, पेनिसिलियम नोटेटम से ही, फंगस से ही, मोल्ड से ही डिस्कवर किया गया है। तो ये जो है यहाँ पे आ गया था। तो अब यहाँ जितने एरिया में जो है ये अपना विस्तार कर रहा था, वहाँ पे बैक्टीरिया जो है स्टेफाइलोकोकस वो सब खत्म हो गई थी, डेड हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तो क्लियर एरिया इनको पूरा दिखा था। तो इन्होंने कहा कि ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है, मोल्ड है, ये कुछ ना कुछ तो ऐसा सिक्रीट कर रहा है जिसके वजह से जो है यहाँ पे बैक्टीरिया डेड हो गई। तभी जो है इन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था कि पेनिसिलिन नाम का जो है एक केमिकल जो है रिलीज कर रहा है ये। और तभी से जो है पेनिसिलिन को एक एज ए एंटीबायोटिक जो है यूज किया जाने लगा। तो एक प्रकार से ये जो डिस्कवरी थी ये हैप्पी एक्सीडेंट थी। मतलब एक प्रकार से अचानक जो है किसी चीज को इन्होंने खोज लिया था, जबकि काम दूसरे पे कर रहे थे। तो इस टर्म को बोलते हैं सेरेंडिपिटी। अगर किसी चीज की अचानक जो है अज्ञात तरीके से अगर कोई डिस्कवर हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। तो पेनिसिलिन के डिस्कवरी से एक ये टर्म भी जुड़ा हुआ है, सेरेंडिपिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हेरिटेबिलिटी में बी डिफाइंड एज। तो हेरिटेबिलिटी जैसा कि इसका फार्मूला होता है VG/BP। ये हमने जो है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के उसमें जो है डिस्कस किया है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो VG/BP, देखिए मतलब ये हमको बताता है कि जो भी हमारा फिनोटिपिक वेरिएंस है उसका कितना प्रोपोर्शन जो है जेनेटिक फैक्टर की वजह से है। हेरिटेबिलिटी, हेरिटेबिलिटी, तो जितना भी ज़्यादा जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होगा कोई भी फिनोटिपिक वेरिएशन, उसकी हेरिटेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमको बताता है प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी विच इज ड्यू टू हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब हेरिटेबल कैरेक्टर। तो हेट्रोसिस इज कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड इन। तो हेट्रोसिस जो है क्रॉस पोलिनेटेड स्पीशीज में ही कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया।
हेट्रोसिस आपको पता है, हेट्रोसिस का मतलब था सुपियोरिटी और इन्फियोरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड्स ओवर बोथ इट्स पेरेंट्स। अगर हम दो या दो से अधिक पेरेंट्स में क्रॉस कराते हैं जो कि जेनेटिकली क्या है, डाइवर्ट है, मतलब डिफरेंट है, जेनेटिकली जो है डिफरेंट है, तो F1 आता है और ये F1 जो है इन पेरेंट्स से सुपीरियर हो सकता है, इंफीरियर हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस बोलते हैं। हेट्रोसिस टर्म जो है GH सेल के द्वारा प्रपोज किया गया था, ये आपको पता है। हेट्रोसिस हमने जो है काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, हेट्रोसिस ओवर द बेटर पेरेंट इज कॉल्ड एज। तो हेट्रोसिस अगर बेटर पेरेंट, मतलब चूंकि हमने दो पेरेंट्स यहाँ पे P1 एंड P2 लिया, सपोज दैट ये P2 जो है सुपीरियर है, P1 जो है इंफीरियर है, तो अगर ये जो F1 है ये अगर इस P2 से सुपीरियर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोबिल्टोसिस बोलेंगे। और अगर इस F1 का परफॉर्मेंस चेक वैरायटी से सुपीरियर रहा है तो इसको हम स्टैंडर्ड हेट्रोसिस बोलेंगे। अगर जो है इन दोनों का एवरेज हम ले लें, P1 और P2 का, और उस एवरेज से F1 का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसको हम रिलेटिव हेट्रोसिस बोलते हैं, या फिर नेट हेट्रोसिस बोलते हैं, या फिर एवरेज हेट्रोसिस बोलते हैं। और स्यूडो हेट्रोसिस क्या होता है, स्यूडो हेट्रोसिस मतलब फाल्स हेट्रोसिस, स्यूडो हेट्रोसिस मतलब फाल्स हेट्रोसिस। अब ये क्या होता है, ये इसके लिए एक टर्म यूज होता है लग्जरियंस, इसके लिए एक टर्म होता है यूज होता है लग्जरियंस, लग्जरियंस को ही स्यूडो हेट्रोसिस या फिर फाल्स हेट्रोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हेट्रोसिस होती है, जो F1 सुपीरियर होता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ में तो होता है लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में सुपीरियर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सेल इफ सेल डिवाइड मियोटिकली। तो ये तो हमने आपको अभी बताया है कि यहाँ अगर मियोसिस होता है तो पहले दो सेल ये बनती हैं, ये ब्लड सेल बनती हैं, रिप्रोडक्ट मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसके बाद ये दो सेल अगेन जो है डिवाइड होती हैं, इस तरीके से ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। कुल मिलाकर के टोटल 4 जो है यहाँ पे कोशिकाएं बनती हैं। सेल डिवीजन आप लोग देख लीजिए, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। हाइब्रिड सीड कैन बी प्रोड्यूस थ्रू ओपन पॉलिनेशन विद द यूज ऑफ। तो हाइब्रिड सीड जो है ये हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनब्रेड का यूज करके। इनब्रेड क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में लगातार सेल्फिंग के थ्रू नियरली होमोजाइगस लाइन जो हमको मिलती है उनको हम इनब्रेड बोलते हैं। क्योंकि हाइब्रिड बनाने के लिए हमको पेरेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ओपन पॉलिनेशन के थ्रू ये कह रहा है, अगर हमको ओपन, भाई क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में जो है हम इनब्रेड बनाएंगे, क्लोन तो हम किसी में भी बना सकते हैं, सेल पॉलिनेटेड में बना सकते हैं, और यहाँ कह रहा है किससे, ओपन पॉलिनेशन के थ्रू हमको जो है हाइब्रिड बनाना है, हाइब्रिड सीड बनाना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये मत कह दीजिएगा भाई हम क्लोन से भी तो बना सकते हैं, हम प्योर लाइन से भी बना सकते हैं, हम मेल स्टाइल लाइन से भी बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ओपन पॉलिनेशन मतलब जिसमें रैंडम पॉलिनेशन हो रहा है, ओपन पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि मेज, तो मेज में इस प्लांट से भी पॉलिन आ सकता है और इस प्लांट से भी पॉलिन आ सकता है। अब मेल स्टाइल लाइन अगर है तो उसमें तो केवल एक ही तरफ से जा सकता है, दूसरी तरफ से जा नहीं सकता, क्योंकि दूसरी तो मेल स्टाइल है लाइन है। तो ओपन पॉलिनेशन के थ्रू जो है हम केवल इनब्रेड से ही बना सकते हैं, ये चीज़ आपको। नेक्स्ट जो है इक्रीसैट डील्स विथ, इक्रीसैट जो है मिलेट्स से डील करता है। इक्रीसैट आपको पता है इसका इस्टेब्लिशमेंट 1972 में हुआ था। ये हैदराबाद तेलंगाना में उपस्थित है। डॉक्टर हिमांशु पाठक जो है इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ये किन किन फसलों पे काम करता है, ये जो है सॉरगम पे काम करता है, ये जो है पर्ल मिलेट पे काम करता है, ये फिंगर मिलेट पे काम करता है, ये पिजियन पी पे काम करता है, ये चिक पी पे काम करता है, और ये ग्राउंडनट पे काम करता है। इतनी क्रॉस पे ये काम करता है, सॉरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, पिजियन पी, चिकपी और ग्राउंडनट, इतनी क्रॉप पे ये काम करता है। ये भी आपसे पूछा जाता है। 1972 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। प्रेजेंट जो है डायरेक्टर जनरल इसके डॉक्टर हिमांशु पाठक है। मार्च 2025 में इन्होंने जो है एज्यूम किया था इसको। अब चूंकि हैदराबाद तेलंगाना की बात हो रही है, अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये हैदराबाद तेलंगाना में है। अलग अलग फसलों पे काम करता है, हमने आपको बता दिया। मिलेट्स तो यहाँ पे करेक्ट हो ही जाएगा। अब हैदराबाद तेलंगाना की बात हो रही तो हैदराबाद में और कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। हैदराबाद में IIRR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में ही है। क्राइडा जो है ये हैदराबाद में ही है। क्राइडा मतलब सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये जो है हैदराबाद में ही है। NPPTI, NPPTI नेशनल प्लांट
प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है, हैदराबाद में ही है। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें नार्म, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये भी कहाँ है, हैदराबाद में है। इक्री साइड तो हैदराबाद में है ही है। NFDB, NFDB मतलब नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी कहाँ है, हैदराबाद में ही है। नेक्स्ट जो है IIOR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, ये भी कहाँ है, हैदराबाद में ही है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ हैदराबाद में हैं, ये आपको जो है पता होना चाहिए। मैनेज, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, मैनेज ये भी हैदराबाद में ही है, तेलंगाना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड मैनेजमेंट, तो ये इस तरीके से आप मत जो है मैनेज मतलब ये नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं कि हम इसी से फुल फॉर्म बना लें। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड मैनेजमेंट। तो ये मैन जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैनेजमेंट हो गया, और एग्रीकल्चरल जी ये हो गया, एक्सटेंशन ये हो गया, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड मैनेजमेंट, मैनेज इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इतने सारे इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए कैरेक्टर इज साइटोप्लाज्मिकली कंट्रोल्ड देन, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हमने डिस्कस किया है, मैटरनल इफेक्ट वगैरह सारी चीज़ें बताई हैं। हमने आपको बताया है कि जो रेसिप्रोकल डिफरेंस भी हमने आपको बताया है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमेशा फीमेल पेरेंट से आता है। तो इफ ए कैरेक्टर इज साइटोप्लाज्मिकली कंट्रोल्ड देन द प्रोजेनी रिसेंबल फीमेल पेरेंट, क्योंकि साइटोप्लाज्म हमेशा फीमेल पेरेंट से आता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए हाइब्रिड इज टेस्ट क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ प्रोजेनी विल बी, तो यहाँ पे दिया है डाई हाइब्रिड में जो है हम टेस्ट क्रॉस कराएं, तो डाई हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है, 1:1:1:1। मोनो हाइब्रिड में 1:1 जी। ये नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस टेस्ट क्रॉस रेशियो की बात हो रही है। कप्लीमेंट्री जिनेक्शन, डुप्लीकेट जिनेक्शन, इन्वेंट्री जिनेक्शन में अलग अलग टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है, जैसे इन्वेंट्री का 3:1 होता है, या फिर पॉलीमेरिक का 1:2:1 होता है, सप्लीमेंट्री का 1:1:2 होता है, मास्किंग का 2:1:1 होता है। तो ये हमने जो है पूरा अभी बताया, अपने प्रीवियस वीडियो में भी अभी बताया है, जो पहला सेशन आया है उसमें पूरा जो है हमने डिस्कस किया है। AGTA का जो पहला सेशन हमने यहाँ पे डाला हुआ है उसमें भी डिस्कस किया, वो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ ए मेम्ब्रेन अलाउज द पैसेज ऑफ बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परमिएबल बोलेंगे। नॉन परमिएबल मतलब किसी को अलाउ नहीं करेगी, इम्परमिएबल मतलब किसी को अलाउ नहीं करेगी, सेमी परमिएबल मतलब यहाँ से केवल और केवल स्मॉल पार्टिकल्स जाएंगे, या हम कह सकते हैं सॉल्वेंट जाएंगे, लेकिन सॉल्यूट जो है नहीं जाएंगे, तो इसको सेमी परमिएबल बोलेंगे। इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन कॉटन द पॉपुलरली ग्रोन कमर्शियल हाइब्रिड वारालक्ष्मी इज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो वारालक्ष्मी जो है ये आपको बता दें कि ये एक प्रकार से इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, किसके बीच में, गॉसिपियम हिरसुटम एंड गॉसिपियम बारबेडेंस के बीच। वारालक्ष्मी जो है ये बनाई कहाँ पे गई, ये जो है बनाई गई यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस धारवाड़ में। बनाया किसने, BH कटारकी, डॉक्टर बी एच कटारकी हैं, इन्होंने जो है वारालक्ष्मी बनाया था। ये फर्स्ट जो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है कॉटन की, फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है। रिलीज कब हुई ये, 1972 में, 1972 में जो है ये रिलीज हुई। फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक कॉटन हाइब्रिड है, डॉक्टर BH कटारकी के द्वारा डेवलप की गई। कहाँ पे डेवलप की गई, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि हाइब्रिड कॉटन के फादर कौन है, तो हाइब्रिड कॉटन के फादर हैं डॉक्टर CT पटेल। डॉक्टर CT पटेल जो है ये हाइब्रिड कॉटन के फादर हैं। इंडिया जो है एक ऐसा एकमात्र कंट्री है जिसने सबसे पहले जो है कॉमर्शियल लेवल पे हाइब्रिड कॉटन को यूज किया है, ठीक है। तो CT पटेल, डॉक्टर CT पटेल ने 1970 में
गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो है सबसे पहला जो है वर्ल्ड का फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन हाइब्रिड डेवलप किया था, जिसको बोलते हैं H4। वर्ल्ड फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड जो है डेवलप किया था, जिसको बोलते हैं H4। H4 हाइब्रिड जो है क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक। जैसे ये इंटर स्पेसिफिक है, यहाँ अलग अलग स्पीसीज में क्रॉस हो रहा है, लेकिन H4 क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक है। और यहाँ पे हिरसुटम का क्रॉस जो है हिरसुटम से ही हुआ है। तो हिरसुटम की दो अलग अलग वैरायटी ली गई हैं, उनमें क्रॉस बनाया गया है, जिससे H4 हाइब्रिड जो है बना है। तो कौन सी वैरायटी ली गई है, गुजरात 67 एंड अमेरिकन नेक्टरलेस। अमेरिकन नेक्टरलेस का जो है यूज किया गया है, अमेरिकन नेक्टरलेस। दो अलग अलग वैरायटी जो है यहाँ पे ली गई हैं, जो कि हिरसुटम की ही है। स्पीसीज इन दोनों की क्या है, हिरसुटम है, गॉसिपियम हिरसुटम। तो इनके क्रॉस से जो है H4 हाइब्रिड बनाया गया। जो H4 हाइब्रिड है ये वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड है, और फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन डॉक्टर C.T. पटेल को बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है। अब जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि अपलैंड कॉटन कौन है। अपलैंड कॉटन गॉसिपियम हिरसुटम है। लो लैंड कॉटन कौन सी है, गॉसिपियम बार्बाडेंस। ये जो है क्या है, लो लैंड कॉटन है। और इन दोनों में क्रोमोसोम की संख्या जो है 2n इक्वल टू 4x इक्वल टू 52 होती है, मतलब ये टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है। ये क्या है, टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है। अब इसमें से गॉसिपियम हिरसुटम है, इसको हम बोलते हैं अमेरिकन कॉटन, इसको हम बोलते हैं अमेरिकन कॉटन। और बार्बाडेंस को भी हम अमेरिकन कॉटन ही बोलते हैं। दो स्पीसीज और हैं यहाँ पे, गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम अर्बोरियम एक स्पीसीज है, गॉसिपियम अर्बोरियम। और एक स्पीसीज है गॉसिपियम हर्बेसियम, हर्बेसियम। गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेसियम। तो गॉसिपियम हर्बेसियम जो है ये अफ्रीकन कॉटन है, और गॉसिपियम अर्बोरियम जो है ये एशियाटिक कॉटन है। इन दोनों को देसी कॉटन बोलते हैं, इन दोनों को देसी कॉटन बोलते हैं, जबकि हिरसुटम और बार्बाडेंस को हम अमेरिकन कॉटन के नाम से जानते हैं। और ये दोनों जो है ये डिप्लॉयड है। तो यहाँ पे 2n इक्वल टू 2s इक्वल टू 26 क्रोमोसोम है, जबकि पहले जो है हिरसुटम एंड बार्बाडेंस की हमने बात की तो वो क्या है, टेट्राप्लॉइड है। वहाँ पे 2n इक्वल टू 4x इक्वल टू 52 क्रोमोसोम। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो का जो PDF है ये आपको जो है चैनल के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे है, ICPH8 वाज डेवलप्ड बाय यूजी। तो ICPH8 जो है ये अरहर की वर्ल्ड फर्स्ट जो है हाइब्रिड वैरायटी, ये आपसे पूछा जाता है। ICPH8 जो है फर्स्ट PGNP हाइब्रिड है, जो कि GMS के द्वारा जो है डेवलप की गई थी, जेनेटिक मेलिशियलिटी को यूज करके डेवलप की गई थी। कहाँ पर डेवलप की गई थी, इक्री साइट में डेवलप की गई थी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इक्री साइट जो है तेलंगाना में है। इक्री साइट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। और चूंकि ये PGNP पे काम करता है, तो PGNP हाइब्रिड जो है सबसे पहले इक्री साइट में रिलीज हुई थी। वर्ल्ड फर्स्ट जो है हाइब्रिड PGNP हाइब्रिड है। इक्री साइट जेनेटिक मेलिशियलिटी पे डेवलप्ड है, जेनेटिक मेलिशियलिटी से डेवलप्ड है। पूछा इसलिए जाता है क्योंकि इसके बाद से जो है CGMS का यूज किया गया है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेलिशियलिटी का यूज किया गया है। फिर इसके बाद जो है जेनेटिक मेलिशियलिटी का यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको पता है राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट होते हैं। राइबोसोम को हम क्लाउड पार्टिकल भी बोलते हैं, क्योंकि क्लाउड नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है इसको ऑब्जर्व किया था। क्लाउड नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था और इसको माइक्रोसोम नाम दिया था। इसको पैलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं। पैलाडे पार्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले पैलाडे नाम के वैज्ञानिक ने ही इसको आइसोलेट किया था प्लांट सेल से, और इसमें इन्होंने देखा था कि RNA भी पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है राइबोसोम में RNA होता है और प्रोटीन होता है, राइबोसोमल RNA एंड राइबोसोमल प्रोटीन। तो चूंकि राइबोसोमल RNA भी होता है, राइबोसोमल प्रोटीन भी होता है, तो इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं। राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं। और चूंकि यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, तो इसको इंजन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। राइबोसोम को हम इंजन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि विदाउट एंजाइम्स कोई भी जो है एक्टिविटी नहीं हो सकती किसी भी सेल के अंदर। और राइबोसोम जो होते हैं ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ये भी आपसे पूछा सकता है। राइबोसोम जो होते हैं मेम्ब्रेन लेस होते हैं, 200 एंगस्ट्रॉम के होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि जो राइबोसोम का टर्म जो नाम है
ये जो है रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने राइबोसोम टर्म जो है दिया था। राइबोसोम की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है, ये चूंकि राइबोसोम की डिस्कवरी का क्रेडिट ब्राउन एंड रॉबिन्सन को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया था। ब्राउन एंड रॉबिन्सन को जो है राइबोसोम की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, जबकि राइबोसोम टर्म जो है रॉबर्ट ने दिया था। समझ गए? ब्राउन एंड रॉबिन्सन ने राइबोसोम को डिस्कवर किया था विसिया फाबा में, जिसको फाबा बीन बोलते हैं, बाकला बोलते हैं। अब ये जो राइबोसोम होते हैं ये 70s होते हैं और 80s होते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। ये जो है प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में। 70s केवल प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में 70s भी पाया जाता है और 80s भी पाया जाता है। 70s जो होता है ये 50s एंड 30s बना होता है, 30s, और 80s जो होता है ये 40s एंड 60s का बना होता है। यहाँ पे एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या फिर सोडबर्ग यूनिट, क्योंकि सोडबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने इनको सेंट्रीफ्यूज किया था, जिसके आधार पे इन्होंने जो है इनको 50s एंड 30s में डिवाइड किया था। अब ये जो 50s एंड 30s अलग अलग हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं जो, ये कैसे? ये मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करता है। ये भी आपसे पूछा जाता है। जो मैग्नीशियम प्लस प्लस है इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि अलग अलग रहेंगे या फिर जुड़ जाएंगे। अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन लेस देन 0.001 m है तो ये अलग अलग होंगे। अगर ये कंसंट्रेशन मोर देन या फिर इक्वल टू 0.01 हो जाता है तो फिर जो है ये क्या होंगे? ये जुड़ जाएंगे। ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इन मास सिलेक्शन द प्लांट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो देखिए मास सिलेक्शन में क्या होता है, मास सिलेक्शन में हम फिनोटाइप बेस पे सिलेक्शन करते हैं। मास सिलेक्शन का वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, वो आप देख सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे मास सिलेक्शन में हम फिनोटाइप बेस पे प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं और उन सिलेक्टेड प्लांट्स का जो सीड हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसको बल्क कर लेते हैं। बल्क करने के बाद उसको हम नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट ईयर में हम क्या करते हैं, उसको लगाते हैं प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल में, स्टेशन ट्रायल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे लगाते हैं, चेक लेते हैं। चेक से जब सुपीरियर जो है हमारी जो भी सिलेक्टेड लाइन्स है वो अगर सुपीरियर होती हैं तो उनको हम मल्टी लोकेशन ट्रायल के लिए भेजते हैं। तो ये जो है 5-6 साल का प्रोसीजर होता है मास सिलेक्शन, ये हमने डिस्कस किया है, ये आप देख सकते हैं। इन प्राइमुला, तो प्राइमुला में जो है हेट्रोमार्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट्स में जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो वहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब जो पॉलन ग्रेन्स है वो अपनी ही स्टिग्मा पे या तो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है या तो जर्मिनेट हो रहा है तो उसको पॉलन ट्यूब बनाने में असफल हो जा रहा है। पॉलन ट्यूब बना ले रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो एम्ब्रियो अबॉर्ट्स कर रहा है। तो इन सारी कंडीशन को हम किस में कंसीडर करते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में कंसीडर करते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है मतलब यहाँ पॉलन ग्रेन्स फंक्शनल तो होंगे लेकिन स्वयं की स्टिग्मा पे फर्टिलाइज नहीं होंगे, दूसरी की स्टिग्मा पे जाएंगे तो फर्टिलाइज कर देंगे। तो क्रॉस कंपैटिबल होते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबल होते हैं। जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये जो है गैमेटोफिटिक भी होती है, स्पोरोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो इसके स्वयं के गैमेट के द्वारा जो है निर्धारित होती है। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ईस्ट एंड मैंगल्स डॉर्फ नाम के वैज्ञानिकों ने 1925 में निकोटियाना सैंड्री में डिस्कवर किया था। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ईस्ट एंड मैंगल्स डॉर्फ नाम के वैज्ञानिकों ने निकोटियाना सैंड्री में डिस्कवर किया था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। निकोटियाना सैंड्री 1925, ईस्ट एंड मैंगल्स डॉर्फ इन्होंने डिस्कवर किया था। यहाँ पे गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है पॉलन ग्रेन्स की वो इसके स्वयं के जीनोटाइप्स के द्वारा निर्धारित होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जबकि स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो प्लांट्स के जीनोटाइप के द्वारा गवर्न होती है, ना कि इसके स्वयं के जीनोटाइप के द्वारा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है पॉलन ग्रेन्स की वो प्लांट्स के जीनोटाइप्स के द्वारा गवर्न होती है। स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को किसने डिस्कवर किया? ह्यूजेस एंड बैबकॉक। ह्यूजेस एंड बैबकॉक नाम के वैज्ञानिकों ने 1950 में क्रेपिस फोइटिडा में डिस्कवर किया था। और जस्टेल नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी 1950 में पार्थेनियम अर्जेंटेटम में डिस्कवर किया था स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। हालांकि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की सबसे पहली रिपोर्ट जो है
ये कोइलर्यूटर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 18th सेंचुरी में किया था इसकी रिपोर्ट। प्राइमुला में होता क्या है, प्राइमुला में दो तरीके के फ्लावर होते हैं, पिन फ्लावर होते हैं एंड थ्रम फ्लावर होते हैं। पिन एंड थ्रम फ्लावर होते हैं। तो पिन में क्या होता है, पिन में फीमेल फ्लावर ऊपर चली जाती है, मतलब स्टाइल जो होती है लंबी हो जाती है। थ्रम में क्या होता है, जो स्टेमेन होते हैं वो जो है ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये हेट्रोमार्फिक जो है सेल्फ इंक्लूडिविटी के अंतर्गत आता है, मतलब मार्फोलॉजी में अंतर होने की वजह से सेल्फ पोलिनेशन या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इन आरएनए नाइट्रोजनस बेस आर सेम एज इन डीएनए एक्सेप्ट। तो आरएनए में जैसा कि आपको पता है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में थायमीन पाया जाता है। डीएनए में थायमीन पाया जाता है, तो यहाँ पे यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमीन हो जाएगा। इस तरीके से हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है और आपको बता देते हैं, यहाँ पे दो तरीके के नाइट्रोजन बेस होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, ठीक है। तो प्यूरिन जो होता है ये डबल रिंग होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। पायरिमिडिन जो होता है ये सिंगल रिंग होता है, यहाँ पे सिंगल रिंग। बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पे सिंगल रिंग पाई जाती है। प्यूरिन में डबल रिंग पाई जाती है। प्यूरिन के अंदर आता क्या है, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पायरिमिडिन में क्या आता है, साइटोसिन एंड थायमिन। अब थायमिन जो है ये डीएनए पाया जाता है, जबकि थायमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे जो है क्वेश्चन को डिस्कस किया, उनसे रिलेटेड ऑप्शन को भी डिस्क्राइब किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।